Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is benign and malignant disease of breast. तो सिस्टेमिक सर्जरी के अंदर ब्रेस्ट के बिनाइन और malignant डिजीज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है एनडी। एनडी क्या होता है? एनडी इज अ एब्रेशन इन द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन। मतलब कि ब्रेस्ट का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इसने स्पेसिफिक रूट के जरिए स्पेसिफिक चीज़ बनानी है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रूट से डेविएट कर जाए और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे या इन्वोल्यूट नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से जो एनॉमली क्रिएट होगी, इनको डिजीज़ नहीं कहते बल्कि इनको एब्रेशन कहते हैं, तो इनको एनडी कहते हैं। ओके, तो जो एनडी है ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आता होता है, ठीक है, और एब्रेशन में और डिजीज़ में फ़र्क होता है, ठीक हो गया। एब्रेशन जब क्लिनिकल फीचर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, वैसे तो एब्रेशन भी करते होती है, लेकिन मेनली एब्रेशन डिजीज़ की तरफ लीड करता है। फॉर एग्जांपल अगर अर्ली रिप्रोडक्टिव एज के बारे में बात करें, तो जो लोब्यूलर डेवलपमेंट होती है, अगर उसमें एब्रेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं फाइब्रोएडेनोमा, और इसके डिजीज़ को बोलते हैं जाइंट फाइब्रोएडेनोमा। इसके बाद स्ट्रोमल डेवलपमेंट के अंदर क्या मसला आ सकता है, क्या एब्रेशन आ सकती है? इसमें एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी हो सकती है। डिजीज़ के अंदर जाइजेंटोमास्टी आ सकता है। निपल इवर्डियन के बारे में बात करें, तो जो निपल इवर्डियन है नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसकी एब्रेशन को इन्वर्डियन बोलेंगे, और इसके डिजीज़ को मेमोरी डक्ट फिस्टुला या सब एरियोलर एब्सेस कहते होते हैं। मैच्योर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर बात करें, तो जो साइक्लिकल चेंज होती है मेंसेस के अंदर, तो उसकी वजह से साइक्लिकल मास्टल्जिया हो सकता है, और डिजीज़ के अंदर इनकैपेसिटिंग मास्टल्जिया है। ओके, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया प्रेगनेंसी के बारे में बात करें, तो इसकी जो एब्रेशन होती है वो ब्लडी निपल डिस्चार्ज होती है, जबकि डिजीज़ में इनकैपेसिटिंग मास्टल्जिया आ जाएगा। इन्वोल्यूशन के बारे में बात करें, अगर लोब्यूलर इन्वोल्यूशन सही से नहीं हुई तो मैक्रोसिस्ट स्क्लेरोजिंग लेजन आ जाएगा। डक्ट इन्वोल्यूशन के बारे में बात करें, जो डायलिटेशन अगर एब्नॉर्मल हो जाए तो उसकी वजह से डक्ट एक्टेजिया स्क्लेरोसिस के बारे में बात करें तो निप्पल रिट्रैक्शन है। ओके, तो ये डिजीज़ आपने देख लेने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरी डक्ट एक्टेजिया। मेमोरी डक्ट एक्टेजिया हमने पढ़ा था डक्ट इन्वोल्यूशन के अंदर, इसको पेरिडक्टल मास्टाइटिस भी कहते होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो मेजर लैक्टिफेरस डक्ट होती है उसकी डायलिटेशन और शॉर्टनिंग होती है। नंबर 2 आपने पॉइंट याद रखना है कि पेरीमेनोपॉज़ल वुमन में कॉमन होता है। पेरीमेनोपॉज़ल का मतलब होता है मेनोपॉज़ से पहले, मेनोपॉज़ के दौरान और मेनोपॉज़ के बाद में। ओके, ठीक हो गया। और इसके बाद है कि इसकी जो क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन है वो निप्पल डिस्चार्ज होता है, ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज नहीं होता। ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज तो हमने एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया के अंदर पढ़ा था। इसमें होता है ग्रीन एंड येलो निप्पल निप्पल डिस्चार्ज। ओके, और ये मैमोग्राफी के अंदर आप देख सकते हो मेजर लैक्टिफेरस डक्ट की डायलिटेशन और शॉर्टनिंग हुई हुई है। ओके, तो जो डक्ट एक्टेजिया है उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? मैमोग्राफी कराओगे। मैमोग्राफी क्या होती है? स्पेसिफिक रेडियोग्राफी होती है मेमोरी ग्लैंड की। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? डायलेटेड डक्ट मिलेगी और कैल्सिफाइड डक्ट मिलेगी, और कोई फीचर नहीं मिलेगा मैलिग्नेंसी का। अगर बायोप्सी करोगे तो बायोप्सी के अंदर आपको मल्टीपल प्लाज्मा सेल आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस। ओके, या पेरिडक्टल मास्टाइटिस भी कहते हैं। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होती है। ओके, लेकिन अगर पर्सिस्टेंट निपल डिस्चार्ज जो कि ग्रीन या येलो की होती है, तो आपने डक्टल एक्सचेंज करनी होती है। ओके, और यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हेड फोल्ड ऑपरेशन है, जिसमें 3/4 इंच पे आप देख सकते हो यहाँ पर एरिया वगैरह को एक्साइज किया हुआ है। ओके, तो जो डक्टल एक्सcision है ना, इसको बोलते हैं हेड फील्ड ऑपरेशन है। नेक्स्ट है फैट नेक्रोसिस। ओके, तो जो फैट नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस हमने यहाँ पर कवर किया है। ओके, बल्कि यहाँ पे कवर नहीं है। जो फैट नेक्रोसिस होता है, फैट नेक्रोसिस इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस है, दैट मीन इसमें इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है। किसकी? फैट लोब्यूल्स की होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। मोस्ट कॉमन काज़ ट्रॉमा, सर्जरी या रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से होता है। अब नेक्रोसिस है, इस्कीमिया है, तो इस्कीमिया की वजह से पेन होगा, तो पेनफुल लंप होगा, स्वेलिंग होगी, और डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। स्किन की डिम्पलिंग होती है, निप्पल की इन्वर्जन हो जाती है। ओके, कभी-कभार फाइब्रोसिस्टिक चेंज वगैरह भी हो सकती है। डायग्नोस कैसे करोगे? ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, अल्ट्रासाउंड कराओगे, मैमोग्राफी में आप फाइंडिंग करोगे, तो मैमोग्राफी से डायग्नोस नहीं होगा क्योंकि मैलिग्नेंसी को मिमिक करेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रू कट बायोप्सी है, और ये आपको एनाल्जेसिया या रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मास्टल्जिया। मास्टल्जिया मीन ब्रेस्ट पेन है। सिंपल ब्रेस्ट पेन को हम मास्टल्जिया कहते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब आपने इसको 3 में डिवाइड करना है, साइक्लिकल, नॉन साइक्लिकल और एक्स्ट्रा मेमोरी डिजीज़ है। ओके, तो एक्स्ट्रा मेमोरी डिजीज़ के अंदर एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं टीट्स डिजीज़। टीट्स डिजीज़ को कोस्टोकॉन्ड्राइटिस भी कहते होते हैं। ये मेंडोर्स डिजीज़ है जिसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है ब्रेस्ट की वेन्स का। इसके बाद ब्रेस्ट का एब्सेस है, तो ब्रेस्ट के एब्सेस में क्या होता है, यहाँ पर पेनफुल इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेस्ट के टिश्यू की, और जो मिल्क की डक्ट है वो क्लॉग्ड हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। तो
आगे आ जाती है ब्रेस्ट एब्सेस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आपने जब भी कोई ब्रेस्ट एब्सेस आ जाए, एस्पायरेशन करते होते हैं, सलाइन लैविज करेंगे। ओके, अगर एस्पायरेशन से काम नहीं चला तो आपने ड्रेनेज कैथेटर आपने डाल देना फॉर एस्पायरेशन के लिए, या लास्ट में आपने लेक्टिफेरस डक्ट की सर्जिकल एक्ससीएन भी कर सकते हैं, या इनसीएन ड्यूरेज, इनसीएन ड्रेनेज है। नेक्स्ट है गायनिकोमास्टिया। गायनिकोमास्टिया क्या होता है? मेल्स के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है बिकॉज ऑफ अनबैलेंस और इम्बैलेंस्ड रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। तो ये बिनाइन का डिजीज़ है, लेकिन कैंसर भी हो सकता होता है। ठीक हो गया, तो ये रिवर्सिबल होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये एडोलेसेंस में होता है बिकॉज ऑफ डिलेड टेस्टोस्टेरोन सर्ज। कि प्यूबर्टी में टेस्टोस्टेरोन का सर्ज अगर लेट आ जाए, ईस्ट्रोजन का जल्दी आ जाए, तो ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? इसके बाद है जो पैथोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया। इसमें अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है या एस्ट्रोजन को बढ़ा देना है, मेडिकेशन या इडियोपैथिक है। टेस्टोस्टेरोन को कम कर देना तो इसमें क्लैनफेलर सिंड्रोम, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, टेस्टिकुलर एट्रोफी, रीनल डिजीज आ जाएगा। इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल तो इसमें लिवर का डिसीज, हाइपरथायराइडिज्म, ओबेसिटी, एड्रिनल ट्यूमर, लेडेक सेल ट्यूमर है। मेडिकेशन आप नोट कर लेना। ओके, तो इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होता है? इसमें रबरी फर्म मैस होता है। किसके हम पढ़े? गायनिकोमास्टिया में पढ़े, रबरी या फर्म मैस होता है, निप्पल से बीनीथ होता है। ठीक हो गया। जो इसका डिफरेंशियल है वो सूडोगाइनिकोमास्टिया, जो कि ओबेसिटी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपने हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेना होता है, लाइक सीएलडी, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन है, हार्मोनल एनालिसिस है, और अगर मैलिग्नेंसी है तो आपने ट्रिपल असेसमेंट कराना, लाइक उसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन आ जाता है। ओके, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग आ जाती है, और लास्ट में बायोप्सी आ सकती है, एफएनएसी आ जाती है। फिजियोलॉजिकल में आपने रीअश्योरेंस करना, टोमैक्सोफिन ले सकते हैं। पैथोलॉजिकल में आपने अंडरलाइंग डिजीज को रिमूव करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कैंसर के अंदर। ठीक है, तो कैंसर की हिस्ट्री है, तो कैंसर की हिस्ट्री को छोड़ देते होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टेजिंग की तरफ आ जाते हैं। तो आपने कैंसर की स्टेजिंग को टीएनएम से रट्टा मारना है। स्टेज 0 का मतलब होता है प्री कैंसरस होता है, या डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, या लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू। स्टेज 1 और 3 का मतलब है कैंसर अभी ब्रेस्ट के अंदर या रीजनल लिम्फ नोड के अंदर है, और स्टेज 4 का मतलब है कैंसर मेटास्टेटिक है, लेस फेवरेबल प्रोग्नोसिस है, क्योंकि ब्रेस्ट से और रीजनल लिम्फ नोड से आगे मूव कर चुका है। तो ये आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पर जो ट्यूमर का जो साइज़ है, अब यहाँ पर T1 T2 का अपने रट्टा मारना है। ठीक है, T1 का मतलब है ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर या इससे कम है। ठीक है, और T2 का मतलब है यानी 2 सेंटीमीटर से कम है तो T1, T2 2 से 5, 5 से ज़्यादा T3, और एनी साइज़ लेकिन चेस्ट वाल की तरह ग्रो कर रहा है तो T4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ट्यूमर T1 का मतलब है 2 सेंटीमीटर से कम, T2 का मतलब है 2 से लेकर 5 का, T3 का मतलब है 5 से ज़्यादा का, और T4 का मतलब है चेस्ट वाल को या स्किन को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। लिम्फ नोड के अंदर आ जाते हैं। N0 का मतलब है नो लिम्फ नोड, N1 का मतलब है ओके, तो इप्सिलैटरल मूवेबल, यानी N1 का मतलब लिम्फ नोड अभी मूवेबल है, फिक्स नहीं हुए, लेकिन N2 में फिक्स्ड हो जाते हैं, और N3 का मतलब है इंफ्राक्लैविकुलर या सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है। M0 मतलब नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 का मतलब है ओके डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर अभी सिस्टमिक डिजीज़ है ब्रेस्ट कैंसर, यानी आपने सिस्टमिक डिजीज़ को लेके चलना होता है। 3 ऑप्शन होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, या माइक्रोनल एंटीबॉडी, लास्ट में रेडियोथेरेपी आ जाता है। ओके, सर्जरी के बारे में बात करें, अगर पूरा ब्रेस्ट निकाल दे उसको मास्टेक्टमी कहते हैं, अगर क्वाड्रेंट निकाले तो क्वाड्रेंटेक्टमी कहते हैं, अगर लंप निकाले तो लंपेक्टमी कहते होते हैं। ओके, और लंपेक्टमी और क्वाड्रेंटेक्टमी इनको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी कहते हैं। लंपेक्टमी को वाइड लोकल एक्सचेंज भी कहते होते हैं। ओके, और कहती है कि एक या एक से ज़्यादा लिम्फ नोड को निकाल देते हैं, बायोप्सी करते हैं सर्जरी में, जिसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं। जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन कंजर्वेशन थेरेपी होती है, जिसमें आपने क्वाड्रेंटेक्टमी और लंपेक्टमी था, तो ये किस कंडीशन में करते हैं? ये आपने अर्ली कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में करना है। T2 का मतलब था 2 से 5 तक। ओके, ठीक हो गया। N1 का मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व है लेकिन मूवेबल है भी, और M0 मतलब नॉट डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। तो T2 N1 M1 में करते होते हैं। प्री रिक्विजिट क्या होता है? प्री ऑपरेटिव मैमोग्राफी करनी है दोनों ब्रेस्ट की। ओके, अब लोकली एडवांस कार्सिनोमा ब्रेस्ट का मतलब क्या है? लोकली एडवांस का मतलब है कि उसका जो लोकल लोकल है, मतलब आगे मेटास्टेसिस नहीं है। एडवांस मीन कि ये चेस्ट स्किन और चेस्ट वाल को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, और लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इंसिजन्स दिए हुए हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी है, कॉर्डेक्टमी है, देख सकते हो आप। ओके, तो जैसे ही आपने ट्यूमर को रिमूव करना ना, तो आपने ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करनी होती है। इसमें आपने लैटिसिमस डोर्साई से फ्लैप ले सकते हैं, या फिर आप ट्रैम्प फ्लैप भी ले सकते हैं। ट्रैम्प कौन सा मसला, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप ब्रेस्ट के प्रोस्थेसिस या निपल प्रोस्थेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लैटिसिमस डोर्साई का फ्लैप होता है। ओके, तो ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का फ्लैप होता है। ओके, और ये ब्रेस्ट इम्प्लांट आप देख सकते हो। मेडिकेशन के बारे में बात करें, सर्जरी के बाद और सर्जरी के साथ आपने जो मेडिकेशन लेनी है, मतलब ऐसी मेडिकेशन या ऐसी थेरेपी जो कि सर्जरी के बाद की जाती है, उसको बोलते हैं एडजुवेंट, या ऐसी कीमोथेरेपी
या दूसरी थेरेपी जो कि सर्जरी से पहले की जाती है उसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट थेरेपी। तो न्यू मतलब पहले और एडजुवेंट का मतलब है बाद में। तो एस्पिरिन मोर्टेलिटी को कम कर देती है। जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है एडजुवेंट के लिए, एडजुवेंट का मतलब सर्जरी के बाद, तो हार्मोनल ब्लॉकिंग एजेंट है, कीमोथेरेपी, एंटीक्लोनल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हार्मोन ब्लॉकिंग एजेंट जिसमें एंटी एस्ट्रोजन, एरोमेटेस इन्हिबिटर आ जाता है। एंटी एस्ट्रोजन में टोमैक्सोफिन है, ये प्री मेनोपॉज़ल वुमेन में देते हैं, ईआर-पीआर के लिए है। एरोमेटेस इन्हिबिटर में ओके, तो जो एंटी एस्ट्रोजन है प्री मेनोपॉज़ल के अंदर, और जो एरोमेटेस इन्हिबिटर है एनास्ट्राज़ोल, लेट्राज़ोल, ये पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन में देते हैं 5 साल तक। इसके अलावा एंथ्रासाइक्लिन कार्डियोटॉक्सिक होती है, टैक्सिन्स वगैरह ये भी यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी HER2 को टारगेट करती है, तो इसमें परज़ुमाब, ट्रस्टुज़ुमाब वगैरह आ जाते हैं। ओके, इसके बाद रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी सर्जरी के बाद देती है ट्यूमर के बेड में और रीजनल लिम्फ नोड में, ताकि माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर सेल को उड़ा दे। रेडियोथेरेपी 2 तरीके से दे सकते हैं। ब्रेकीथेरेपी के अंदर कुछ आपने रख दिया, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है। ओके, ये उस वक़्त एसेंशियल होती है जब आप लम्पेक्टमी या वाइड लोकल एक्सिजन कर रहे हैं या ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी कर रहे हैं। तो इंटरनल रेडियोथेरेपी वगैरह के इसमें आपने क्या करना होता है, आपने वायर रख दिया जो कि रेडिएशन वगैरह थ्रो करती रहती है। अब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते होते हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 1 का मतलब कैंसर, स्टेज 1 हमने पढ़ा था कि लिमिटेड है, ठीक है? तो स्टेज 1 में आपने क्या करना है, सर्जरी। सर्जरी कौन-सी करनी है, लम्पेक्टमी या वाइड लोकल एक्सिजन करना है, क्वाड्रेंटेक्टमी भी। लेकिन जब लम्पेक्टमी या क्वाड्रेंटेक्टमी करते हैं वाइड लोकल एक्सिजन, तो आपने पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी करनी है रिमेनिंग ब्रेस्ट की, और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, तो ब्रेस्ट पे तो ये हो गया। एक्सिला पे क्या करोगे? एक्सिला के लिम्फ नोड सैंपलिंग करोगे। नंबर 3 पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देनी है। इसके बाद हार्मोनल थेरेपी देनी है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसमें? HER2 वाले में। स्टेज 2 में वही इसमें आ जाएगा मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी आ जाएगा, और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, उसमें भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन था। एक्सिला के अंदर लिम्फ नोड है, बाकी वही है, पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है? स्टेज 3 के अंदर आपने न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करनी है, मतलब पहले दोगे, फिर आप मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी दोगे। ओके, बाकी सारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, सर्जरी सिम्प्टोमेटिक होती है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं। ओके, अब स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग का मेन पर्पज़ होता है कि पहले से चेक करना है कि कैंसर के सिम्पटम आने से पहले कैंसर को पहले डायग्नोस कर लेना, तो अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आ जाते होती है। क्लियर? तो स्क्रीनिंग के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक टेस्ट आ जाते होती है। किस फीमेल के अंदर कराना है? 50 लेकर 74 वाली में, जो कि हाई रिस्क है, तो मैमोग्राम हर 2 साल बाद कराना है। अगर 40 से लेकर 49 साल की है, तो उनको मैमोग्राम के लिए एडवाइस करना होता है। स्क्रीन रूल में मैमोग्राम सबसे बेस्ट है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अर्ली डायग्नोसिस, लेस कॉम्प्लिकेशन है। MRI हम कर सकते हैं। MRI अर्ली कैंसर की डिटेक्शन वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन MRI कैन अपीयर एबनॉर्मल इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ये एवरेज रिस्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी थर्मोग्राफी है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स है कि अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको फाल्स पॉजिटिव, फाल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता होता है। इसके बाद पेजर डिजीज़ है। तो पेजर डिसीज़ में क्या होता है? इसमें एक्जिमा होता है, एक्जिमा डर्मेटाइटिस वाला था, स्किन की चेंजेस होती है, निपल को इन्वॉल्व करती है। जो एक्जिमा होता है वो ट्यूमर को मास्क कर देता होता है। ओके, तो क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? एक्जिमा लाइक रैश होगा, स्किन के ऊपर डिस्चार्ज आएगा, स्ट्रा कलर या ब्लडी। इसके बाद सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन होती है, निपल इन्वर्टेड हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर लंप हो सकता है। ये सिम्पटम निपल को अफेक्ट करते होते हैं, और वैक्स एंड वेन होती है। तो मैमोग्राफी बायोप्सी करनी और सिस्टोपैथोलॉजी करनी होती है। ट्रीटमेंट इसका वही है, कैंसर वाला।